Hello friends, this is Priya and we are back on my channel Crystal Concepts with Priya. कस्टम्स के हमने 3 चैप्टर्स ख़त्म कर दिए हैं एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम कस्टम्स, दैट इज़ कस्टम्स वैल्यूएशन. कस्टम्स वैल्यूएशन हर बार पेपर में आता ही आता है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते. एंटायर कस्टम्स जो रिवॉल्व करता है ना हमारा, वो इस चैप्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है बिकॉज द ड्यूटी इटसेल्फ इज पेड ऑन द वैल्यू. सो वैल्यूएशन एग्जैक्टली हम करते कैसे हैं वो ये हम इस चैप्टर के अंदर सीखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हम लोग ड्यूटी लगाते किस तरह से है. तो बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स जिसके अंदर हम ड्यूटी लगा सकते हैं. द फर्स्ट वन इज स्पेसिफिक ड्यूटी, जहाँ पर हम गुड्स की क्वांटिटी के बेसिस पर हम ड्यूटी चार्ज करते हैं. वेयर एज द अदर वन इज एड वलोरम ड्यूटी, जहाँ पर गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी और उसके परसेंटेज के बेस के ऊपर हम लोग ड्यूटी लगाएंगे. ओके, तो ऐसे हमारे पास 2 कैटेगरीज तैयार हो जाती है जिसके अंदर हम कस्टम्स चार्ज करते हैं. तो एक सवाल ये आता है कि जब हम अपने गुड्स के क्वांटिटी के ऊपर ड्यूटी लगाते हैं तो हमने वैल्यू के ऊपर शिफ्ट क्यों किया और वैल्यू के ऊपर कुछ गुड्स पर हमने क्यों लगाई है. तो सिंपल सी बात है, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनके प्राइस के अंदर अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड होते रहता है. जो गुड्स इस तरह के होते हैं जिनके वैल्यूएशन के अंदर यूजुअली अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है, ऐसे केस में अगर हम स्पेसिफिक ड्यूटी लगा देंगे तो हमारा जो गवर्नमेंट है उसका रेवेन्यू काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. एंड इस लॉस को कम करने के लिए वी अप्लाई ad valorem duty on some kind of goods. Simple and clear. Okay, now let's move ahead to the concept of value. सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 कस्टम्स एक्ट का हमें ये बोलता है कि किसी भी गुड्स की वैल्यू वो होगी जो सेक्शन 14 बताएगा. सेक्शन 14 के अंदर स्पेसिफिकली सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 बताएंगे. तो ये तो बात हो गई कस्टम्स के हिसाब से, बट वैल्यू यूजुअली पब्लिक एट लार्ज क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉस्ट प्राइस टू द मैन्युफैक्चरर. व्हेन वी लुक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो भी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी दैट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट प्राइस टू द मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर के लिए सेल्स प्राइस क्या होगी, तो जो उसने गुड्स बनाए हुए हैं वो जिस प्राइस पर उन गुड्स को बेचता है दैट इज़ द सेल्स प्राइस टू द मैन्युफैक्चरर. नाउ वी मूव अहेड टू द थर्ड पॉइंट. इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की सेल प्राइस होती है. द फर्स्ट वन इज डोमेस्टिक सेल्स प्राइस एंड द सेकेंड वन इज एक्सपोर्ट प्राइस इन कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अगर मैं अपनी कंट्री के अंदर सेल कर रही हूँ तो कंट्री के अंदर जिस प्राइस पर सेल करूँगी दैट विल बी माई डोमेस्टिक सेल्स प्राइस. बट अगर मैं कंट्री के बाहर गुड्स को बेचती हूँ तो इन दैट केस द सेल्स प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपोर्ट प्राइस. ईजी एंड सिंपल. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब सेल के अंदर बेसिकली हमारे पास में देखा जाता है कि कुछ अलग अलग तरीके से ट्रांजैक्शंस होते हैं. कहीं कहीं हम बल्क में गुड्स बेच देते हैं एंड वी कॉन्स्टिट्यूट इट एज होल सेल ट्रांजैक्शंस, वेयर एज कहीं कहीं हम लोअर क्वांटिटी के अंदर गुड्स बेचते हैं एंड विच इज़ मोस्टली नोन एज द रिटेल ट्रेड. एंड वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ वॉट होलसेल ट्रांजैक्शंस आर लाइक एंड वॉट रिटेल ट्रांजैक्शंस आर लाइक, राइट. सो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 टाइप के प्राइसेस तैयार होती है, दैट इज़ द होलसेल प्राइस एंड रिटेल प्राइस. व्हेन यू आर हैविंग अ होलसेल ट्रांजैक्शन you will be pricing the goods at the wholesale price, and when you are having a retail transaction you will be pricing the goods at retail price. अब जो हमारी सेल एक्टिविटी होती है वो या तो डाउन राइट कैश बेसिस पर हो सकती है, दैट इज़ आप अभी के अभी कैश भर दो. द सेकेंड वन इज़ पेमेंट ऑन डिलीवरी ऑफ गुड्स. जैसे ही गुड्स आते हैं वैसे हम आपको डिलीवरी दे देंगे या फिर टाइटल डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र कर देंगे. जब जैसे ही मेरे पास टाइटल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं आई विल पे यू द मनी, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. और डेफर्ड पेमेंट, लेट्स से इंस्टॉलमेंट के अंदर, हाँ 30 दिन के बाद भर दूंगी, 90 दिन के बाद भर दूंगी, और लेट्स से 6 महीने का टाइम पीरियड ले लिया, दैट इज़ अ क्रेडिट थिंग. ओके, सो ऐसे बेसिस पर भी हमारा सेल हो सकता है. नाउ इस सिचुएशन के हिसाब से मेरे पास में कुछ चीज़ें आती है, दैट इज़ कैश प्राइस आ जाती है एंड देन पेमेंट बाय साइड ड्राफ्ट. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें आ गई. जो मैं एक्चुअली कैश में पे करने वाली हूँ दैट इज़ कैश प्राइस, एंड द सेकेंड वन इज़ पेमेंट बाय साइड ड्राफ्ट, जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली एक ड्राफ्ट बना के रखूँगी कि एक्स डेज़ के बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूँगी. सिंपल. नाउ मैनी अ टाइम्स अ सिचुएशन अराइजेस कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो खुद अपने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं करता.
the manufacturer sells his goods to someone else, let's say a person X, and this X person supplies goods for on an export basis, or let's say he exports the goods. इंटरनेशनल ट्रेडिंग में वो सप्लायर इन्वॉल्व होता है. सो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर का जो प्राइस होगा, क्या वो मेरा एक्सपोर्ट प्राइस कहलाएगा? नो, द एक्सपोर्ट प्राइस विल बी द प्राइस दैट इज कोटेड बाय द पर्सन एक्स, दैट इज सप्लायर. तो इसको हमने नाम दिया है सप्लायर्स प्राइस. ओके, सिंपल. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थिंग दैट गिव्स एज एन आइडिया अबाउट द लिस्ट प्राइस. तो कभी कभी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो हमारा बायर होता है ना, वो किसी और कंट्री के अंदर होता है. तो जो हमारा सेलर है वो प्राइस लिस्ट या कैटलॉग्स के ऊपर अपनी प्राइसेस डिसाइड कर देता है. सो इन दैट केस वी हैव द लिस्ट प्राइस. ओके, जो अपने गुड्स होते हैं उनके ऊपर हमको दिखता है कि एक कैटलॉग लगा हुआ है एंड दैट सेज लेट्स से $49. सो दैट्स द प्राइस ऑफ दैट गुड विल बी $49. सो व्हाट एग्जैक्टली इज $49? इट इज़ द लिस्ट प्राइस ऑफ दोज गुड्स. द नेक्स्ट वन इज़, हमेशा हम देखते हैं कि बायर और सेलर के अंदर निगोसिएशन होते रहता है. जो ये निगोसिएशन होता है इसके बेसिस पर हमारी जो प्राइसेस है, लिस्ट प्राइस है, वो कम हो जाती है एंड हम डिस्काउंट्स अवेल करते हैं. तो ऐसे केस में हमारे जो डिस्काउंट्स होते हैं उनका अलग अलग टर्मिनोलॉजीज दी गई है. द फर्स्ट वन इज़ ट्रेड डिस्काउंट, द सेकेंड वन इज़ क्वांटिटी डिस्काउंट, द थर्ड वन इज़ प्रॉम्प्ट पेमेंट कैश डिस्काउंट, एंड देन लेटर ऑफ क्रेडिट डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट, एट्सेट्रा. अगर हमारे गुड्स डिफेक्टिव हो जाते हैं या स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, तो ऐसे केस के अंदर हम लोग जो भी प्राइस अवेलेबल होती है उन प्राइस के अंदर उस गुड्स को बेच देते हैं. सो जो भी हमने गुड्स बेच दिए हैं उसको हम क्या नाम देंगे? सो दैट इज़ डिस्पोजल प्राइस. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी कम अपॉन इज़ द ट्रांजैक्शन वैल्यू. कई बार मेरे जो प्राइसेस होते हैं दैट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन एनी थिंग बट रैदर दैन अ कंसाइनमेंट. एक कंसाइनमेंट में मैंने एक वैल्यू लगाया है, दूसरे कंसाइनमेंट में मैंने दूसरा वैल्यू लगाया है, एंड देयर इज़ नथिंग एज सच डिफरेंट बिटवीन बोथ द कंसाइनमेंट्स. जस्ट मैंने वैल्यू अलग लगाया है बिकॉज मेरे दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस यहाँ पे ऑकर हो रहे हैं. सो माई प्राइस इज़ कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द ट्रांजैक्शन एंड दैट्स वाई the price is known as the transaction value. Now when you export your goods or import your goods, in that case जो हमारा seller होता है और buyer होता है, इनके बीच में कुछ ना कोई अंडरस्टैंडिंग होती है. कभी कभी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर सकता है. जैसे जो हमारा एक्सपोर्टर होता है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्सन को, दैट इज़ इस पर्टिकुलर बायर को अपने गुड्स बेचता हो और ये उसके गुड्स यहाँ पर सेल कर रहा हो. सो स्पेसिफिकली ऐसे केस में क्या हो जाता है, इनका प्रिंसिपल और एजेंट वाला रिलेशनशिप तैयार हो जाता है. एंड दिस इज़ नथिंग बट काइंड ऑफ स्टॉक ट्रांसफ़र वाली सिचुएशन भी बहुत बार क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ पे ब्रांच आपकी होगी सो यू विल बी सेंडिंग द गुड्स ओवर हियर और यहाँ से मैं बेच दूँगी. सो इन दैट केस जो प्राइस डिटरमाइन होगी ना इन दोनों के बीच में, दैट प्राइस विल बी कंसिडर्ड एज द डीलर्स प्राइस. ओके, और इन सब के अलावा अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है और हमारे पास सिर्फ कमर्शियल इन्वॉइस अवेलेबल होता है, तो वो जो प्राइस हमारे पास होती है दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूट एज द इन्वॉइस प्राइस. मतलब जो इन्वॉइस के ऊपर प्राइस दिख जाती है दैट इज़ इन्वॉइस प्राइस. So that's all for today. In the coming video we will be considering the terms used in commercial parlance, and इसके बाद क्या दिया हुआ है इन्होंने, दैट इज़ टेक्निकल टर्म्स जो रहेंगे ये हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसिडर कर लेंगे, सो दैट ये जो टर्म्स है ये हम रेगुलरली आते जाते कभी भी देख सकें. ओके, क्योंकि हम ऑफनेटली ये टर्म्स यूज़ करते रहेंगे. सो इसके लिए एक स्पेसिफिक अगर सेपरेट वीडियो होगा दैट विल बी अ बेटर थिंग इन माई ओपिनियन. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इट ऑन द टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है. And if you like the video, do share it and keep watching the videos because these videos are made only for you guys. And thank you.